हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? टर्की के हवाले से रेजिडेंस परमिट की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंची है, उसे सुन के बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए। और यकीनन जब कोई नई पॉलिसी आती है तो उसे समझने से पहले परेशानी लाहक होना नेचुरल बात है। लेकिन चूंकि कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ चेंज करती है तो उसका पर्पस ये होता है कि जो स्कैम्स हैं और जो कोई दो नंबरी हो रही है उसे कम से कम किया जाए। नई पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेंटल एग्रीमेंट के हवाले से चेंज हुई है। जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको आपका जो रेजिडेंस एड्रेस होता है उसके लिए रेंटल एग्रीमेंट साथ अटैच करना होता है। वो इस बात का प्रूफ होता है कि आप इस घर में रह रहे हैं और कल को अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी आपकी ज़रूरत होती है आपको कांटेक्ट करने की, तो आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है उस पर दिए गए एड्रेस के मुताबिक वो आपको लोकेट कर सकते हैं, आपको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट का एक राइट है, एक हक है। आपको जो है वो हर वक्त गवर्नमेंट के एक्सेस में होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी रोकथाम की जाए। पहले प्रैक्टिस ये होती थी कि जो एजेंट्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप जिनसे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, जो आपके नुमाइंदा होते हैं, जो आपके लिए टीआरसी कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके पास जो भी अवेलेबल एड्रेस होता है वो अटैच कर देते हैं। और इस्तांबुल में ये भी शर्त नहीं है कि जब आप उसे नोटराइज करवाने जाएं तो उसके लिए टेनेंट या लैंडलॉर्ड जो है उनका होना ज़रूरी है। वो एजेंट भी जो है वो करवा लेते थे और ये कोई मुश्किल काम नहीं था। और इसी वजह से जो है वो आपको सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ते थे एजेंट को, जिनमें आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा, पिक्चर, मैरिटल स्टेटस और उसके साथ मदर नेम। बाकी चीज़ें जो है वो खुद से अरेंज कर लेते थे। लिहाजा अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जो रेंटल एग्रीमेंट साथ अटैच करेंगे उसके साथ साथ आपको जो है वो 2-3 काम करना पड़ेंगे। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं देख रहा था कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। आपका बेसिकली सबसे पहले नफूस होना ज़रूरी है। अब जो लोग यहाँ पे टर्की में मौजूद हैं उन्हें पता है कि जब तक आपका टीआरसी नहीं बनता आपका नफूस करवाना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो अपने बिहाफ पे आपको साथ लेके जाके आपका नफूस करवाएगा। अगर तो आपने नफूस करवा लिया तो फिर तो आपको जो है वो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नफूस का मतलब यही है कि पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी तब होती है जब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये एक तो ये चीज़ है कि जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं फर्दर, उनमें सबसे पहले आपको ये डिमांड किया गया है कि आप अपने मालिक को, जो आपका लैंडलॉर्ड है, उसे साथ लेके जाएं, अपना नफूस करवाएं। लेकिन अभी इस पॉइंट पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप हमें 2 डॉक्यूमेंट्स ला के दें अपने रेंटल एग्रीमेंट नोटराइजेशन के साथ। वो कौन सी हैं? नंबर 1 ये है टापू। टापू बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्री जो होती है घर की उसे बोलते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी वो कहते हैं जी लेके आए। और नंबर 2 पे ये है नुमारा ताज। नुमारा नंबर को बोलते हैं, और ताज बेसिकली कि जो यहाँ पर टेनेंट रह रहा है वो आपको बल्दिया में लेके जाएगा आपका लैंडलॉर्ड, और बल्दिया में जाके आपका वहाँ पे वो लिखेगा कि जी ये मेरा टेनेंट है और ये यहाँ पे रह रहा है, और वहाँ से फिर वो आपको बल्दिया वाले एक डॉक्यूमेंट दे, और वो डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करना है। तो ये 3 बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं जो मज़ीद रिक्वायरमेंट की गई हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और इनका जो इम्प्लीमेंट है अभी, चूँकि हमने बहुत सारे केसेस अपने क्लाइंट्स के जो है उनको गाइड किया, एडवाइस किया, तो अभी सिर्फ ये जो इनका सेंट्रल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो कि फाती में है, यहाँ पे ही ये डिमांड की जा रही है। बाकी जो इमरानिया में है या कुमकपी है या फिर पैंदिक और दूसरे जो हैं वो टोटल चूँकि 5 हैं इस्तांबुल में, तो उनकी जानब से अभी इतनी सख्ती जो है वो नहीं की गई। ये पहला सेंटर है, यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे और उसके बाद फिर जो है वो बाकी सेंटर्स को भी करेंगे।
तो पिछले जो है वो 6 माह से टापू की जो रिक्वायरमेंट है ये सुनने में आ रही थी खबर, और जो नफूस करवाना है ये तो आज से 8 माह पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए जो है ये 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। अब बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। नंबर 1 तो ये सोल्यूशन है कि जो यहाँ पर टेनेंट तशरीफ लेके आ रहे हैं, जिन्होंने घर किराए पे लेना है, वो अपना ओरिजिनल घर लें और अपने जो रियल एस्टेट एजेंट है उनसे बोलें कि जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ ये एडवांस बात कर लें कि भाई कल को हमें आपने बल्दिया में ले जाके हमें नुमारा ताज भी लेके देना है, और इवन अगर उनका नफूस रजिस्टर करवाने के लिए लैंडलॉर्ड को साथ जाना पड़ता है तो जो होम ऑनर है उसे साथ जाना होगा। ये तो इसका बिल्कुल अथेंटिक सोल्यूशन है जो कि बिल्कुल हर लिहाज से जो है वो फेयर भी है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, कोई चिटिंग नहीं है, और यही गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है। लेकिन चूंकि जो सिंगल दोस्त यहाँ पे तशरीफ लेके आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक घर जो है वो उसको रेंट पे लेना, उनके लिए फिर सोल्यूशन ये है, नंबर 1 तो ये कि वो अपने जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं उनसे कांटेक्ट करें और वो उनको इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले देंगे। लेकिन इसमें ये ख्याल रखिएगा कि आपके कंसल्टेंट प्रोफेशनल होने चाहिए, उनके पास ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो आपको ये चीज़ अरेंज करवा दें। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आप खुद से भी किसी रियल एस्टेट एजेंट जो है उसके पास जा सकते हैं और उससे भी बात कर सकते हैं, उससे भी ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट क्या होगा वो ज़रा थोड़ा क्रिटिकल है। पहले जब कोई भी किसी भी दोस्त का दिल किया तुर्की आने का और वो आ गए बड़ी आसानी से, और यहाँ पे आके उन्होंने जो है वो टीआरसी भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर दिया। लेकिन अब जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल पैसों के लिहाज से है। इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि आपका जो अपार्टमेंट है इस्तांबुल में वो पहले ही विंटर में कम मिलते हैं। अभी जब इस तरह की कंडीशन होगी तो जो लैंडलॉर्ड है, जो लोकल हैं, वो किसी भी फॉरेनर को इस वजह से नहीं रेंट आउट करेंगे क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उन्हें बल्दिया में जाना पड़ेगा, उन्हें जाके जो है वो नफूस करवाना पड़ेगा। तो मे बी वो फॉरेनर्स को घर पहले ही कम दे रहे थे, अभी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो हो जाएगी। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फॉरेनर्स के लिए रेंट जो है वो हाई हो जाएगा। पहले जो घर यहाँ पर 1500, 2000, 2500 लीरा में नॉर्मली जो है वो मिल जाता था, अभी ये 2 माह पहले रेंट हाई हुए और वही घर जो 1500 में मिलता था वो 2000 पे चला गया और 2000 से 2500 पे चला गया। ये मैं नॉन फर्निश की बात कर रहा हूँ। फर्निश जो है वो तो स्टार्ट ही जो है वो 3000, 3500 लीरा से हो रहे हैं। ये मैं एवरेज एरिया की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा जो अब ये जो कंडीशन आ गई है गवर्नमेंट की, उसके बाद जो है वो रेंट और हाई हो जाएंगे क्योंकि जो होम ओनर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि घरों की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि अब टीआरसी के रेट्स हाई हो जाएंगे। जो पहले लोग 1200, 1300 में, 1700 लीरा में जो है वो टीआरसी बना के दे रहे थे 1 साल का, अब ऐसा नहीं होगा। अब यकीनन जो आपके टीआरसी के एजेंट्स हैं या जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं वो रेट्स डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा लेंगे क्योंकि उन्होंने तो सोल्यूशन निकालना होता है, वो सब्सिडी दे रही है, उनका बिजनेस है। तो इसलिए जो है ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगे। अब इसके अंदर जो मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन है आप तमाम दोस्तों को वो ये है कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने आने से पहले अपना सारा प्लान कीजिए। वैसे भी जो टीआरसी है ये आने वाले वक्त में मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इसमें जो कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की वो ज़्यादा होती जा रही हैं, तो ये बिला वजह लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक भेड़ चाल जो है ना वो ना चले कि फ़लाँ ने टीआरसी ले ली है तो मैं भी ले लेता हूँ। आप अपना प्लान कीजिए। अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है, अगर आपने यहाँ पे रहना है, फिर रेजिडेंस परमिट लें और फिर ज़रूर करें। अगर आपने जस्ट जो है वो साल में 1-2 बार घूमने फिरने आना है तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप टीआरसी ना लें। इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं है, सिर्फ एक भेड़ चाल है। और जैसे एक हमसाये ने जो है वो गाड़ी ली है तो अब मुझे भी लेनी है, तो आप दूसरों को देख के अपने हालात का जो है वो कंपैरिजन करें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आपने लेनी है तो फिर डायरेक्ट जो है वो घर किराए पे लें और इस तरह करें, ये सबसे बेटर एडवाइस है। लेकिन
अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है और आप चीज़ों को खुद से नहीं कर सकते और आपने प्रोफेशनल सर्विसेज किसी दोस्त से हासिल करनी है, तो फिर ऐसी कंपनी को कांटेक्ट कीजिए जो कम से कम ट्रस्टवर्दी हो, जो प्रोफेशनल हो और जिन्हें काम का पता हो, जिनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से आने वाले दोस्त, चूँकि मेरा कांटेक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ है, 4 दिन पहले जो है वो खुद तशरीफ़ लेके आते हैं और 5वें दिन वो सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं और वो पोस्ट लगा देते हैं कि भाई हम जो है वो टीआरसी भी दे रहे हैं, हम एयरपोर्ट पिकअप भी दे रहे हैं, हम टूरिज्म भी दे रहे हैं, एजुकेशन में भी एडमिशन हम करवा रहे हैं, इवन यहाँ से जो है वो यूरोप का वीज़ा भी हम लेके दे रहे हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद के दे रहे हैं। तो मैं तो यकीन जाने देख के हैरान होता हूँ कि जो बेचारे खुद किसी दोस्त से अपना वीज़ा लगवा के आए, जिन्हें ये नहीं पता था कि आपका इंश्योरेंस कहाँ से होना है और होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन जो है ये डमी लगती हैं या ओरिजिनल लगती है, और टीआरसी के जिनको ये नहीं पता कि टीआरसी एब्रीविएशन किसकी है और टीआरसी और टीआरपी में डिफरेंस क्या है, ई कामत किसे बोलते हैं, रेजिडेंस परमिट किसे, मतलब ये बेसिक चीज़ों का जिन दोस्तों को नहीं पता होता वो भी पोस्ट लगा रहे होते हैं कि जी हम जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों से अवॉइड कीजिए, प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे सर्विसेज लीजिए और अल्लाह पाक आपका बहुत हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।